Today we are starting chapter number 7 that is equilibrium। अगर आप लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं बेटे तो इक्विलिब्रियम में तीन चैप्टर जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, जिनमें फर्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम जिसके नोट्स अलग से मिले हैं आपको। सेकंड आपके पास आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्ड इसी में इंक्लूडेड है एसिड एंड बेस। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने एसिड बेस को मिक्स कर दिया है। तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? केमिकल इक्विलिब्रियम। यहां तक समझ में आ गई? यस। तो ये क्या चीज होती है? तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर। सबसे पहले रिएक्शंस की बात करते हैं। रिएक्शंस होती है दो टाइप की। एक नंबर पे इरिवर्सिबल रिएक्शन, सुना है कभी आप लोगों ने? ऐसी रिएक्शन जो आपकी एक ही डायरेक्शन में चलेगी और एट द लास्ट जो खत्म हो जाएगी अप्रॉक्स, उसे हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल। ए से बना बी, है ना? तो ये लगातार फॉरवर्ड चलती रहती है और एट ए पर्टिकुलर टाइम ये खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग बात करते हो किसकी? इरिवर्सिबल की, है ना? सॉरी रिवर्सिबल की। तो क्या हो जाएगा जी? अगर रिवर्सिबल की बात करते हैं तो रिवर्सिबल जो रिएक्शन है आप लोगों के पास, उसके अंदर दो साइड में रिएक्शन होती है। जैसे मैंने आपको बोला ए प्लस में बी और गिव्स आउट क्या होगा? सी प्लस में डी। ये बातें बच्चों को पता होती है। तो यहाँ दो रिएक्शंस हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है, बात खत्म। तो फॉरवर्ड जो रिएक्शन है आपके पास वो शुरू में फास्ट होती है क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट बने हुए नहीं होते। थोड़ी देर बाद क्या होगा? प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब वो आपस में रिएक्शन करके वापस से क्या बनाएंगे? तो क्या ये रिएक्शन खत्म हो पाएंगी? नहीं होगी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में मैंने आपको क्या कह दिया? 3 कदम आगे बढ़ो, उसके बाद में फिर 3 कदम पीछे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो और फिर पीछे बढ़ो। इसे हम क्या बोलते हैं? हाँ जी, रिवर्सिबल। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बच्चे कैसे बताएंगे कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है ना? जनरली तो याद करना पड़ता है, लेकिन ऐसी रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट गैस हो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैन बी कंसीडर्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। H2 गैस, I2 गैस और HIV गैस। उसके बाद में PCl5 गैस और ये टूट के बनाएगा PCl3 गैस और Cl2 गैस। ठीक है जी। उसके बाद में एक रिएक्शन और दे देते हैं आपको, N2 प्लस 3H2 और गिव्स आउट बोलो 2NH3। ये भी क्या है? जल्दी बोलिए, शाबाश। गैस है और गैस। तो जनरली जो रिएक्शंस आपकी गैसेस होती है वो हम रिवर्सिबल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जिनमें पीपीटी बन जाए वो रिवर्सिबल। जैसे आपने क्या करा? KgNO3 के अंदर लाके डाल दिया HCl या NaCl, क्या होने वाला है? KgNO3 एक्वस, AgCl NaCl भी एक्वस, और जैसे डाला तो AgCl का व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और जो पीपीटी बन के सॉलिड हो गया, स्टेबल हो गया, वो रिएक्शन नहीं करता। तो ये आपकी एक साइड में चलेगी और साथ में बनेगा NaNO3 एक्वस। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। तो जनरली गैसेस रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती है। तो यहां मैं एक पॉइंट पढ़ाता हूं। रिवर्सिबल रिएक्शन डेल्टा एन की वैल्यू के बेस पे, किसकी वैल्यू के बेस पे? हाँ, 3 टाइप की होती है। अब बच्चा कहेगा ये डेल्टा एन क्या है? मैं बताऊं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मैंने इसको छोटा कर दिया, यानी NP माइनस NR। इसके बेस पे ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट ये रही, जिनका डेल्टा एन बराबर क्या होता है? 0। ये फर्स्ट टाइप की रिवर्सिबल है, जिनमें डेल्टा एन कैसे हुआ 0 मेरे को समझ नहीं आ रहा। इधर कितने मोल है? 2। प्रोडक्ट के मोल 2। इधर कितने हैं? 2 माइनस 2 बराबर 0। दूसरी वो रिएक्शन होती है जिनमें डेल्टा एन बराबर पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। चेक करो, इधर कितने हैं? 2। इधर कितना है? 1। 2 माइनस 1 प्लस 1, है ना? और तीसरी वो होती है जिनमें डेल्टा एन नेगेटिव होता है। चेक कर लो, इधर कितने हैं? 2 और उधर कितने हैं? 4। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? तो ये आपके पास में फर्स्ट नंबर पे जो ध्यान देने वाली बात है। अब आता है जी इक्विलिब्रियम क्या होता है, और आपको ये समझाने वाली बात, और उसके अंदर आगे डिटेल पड़ेगी। इक्विलिब्रियम मैं बताता हूँ जी क्या होता है। शुरू में मैंने इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाया, ए और बी धड़ाधड़ एक दूसरे से रिएक्ट होकर के सी और डी बना रहे थे, और इस रिएक्शन को आपने बोला फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या शुरू में बैकवर्ड थी? तो जवाब नहीं थी, क्योंकि शुरू में
जीरो थे। कुछ देर बाद प्रोडक्ट बन गए और सी और डी भी जुड़ना शुरू हो गए और रिएक्शन क्या हो गई, बैकवर्ड शुरू हो गई। अब स्टार्टिंग में फॉरवर्ड फास्ट थी और बैकवर्ड स्लो, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बोलिए, बैकवर्ड की स्पीड क्या होती गई, इंक्रीज, हाँ इंक्रीज होती गई, और फॉरवर्ड की क्या होती गई, स्लो होती गई। तो बैकवर्ड स्लो होते 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 एक कांस्टेंट स्पीड पे, और हाँ जी सॉरी फॉरवर्ड स्लो होते होते एक कांस्टेंट स्पीड पे, और बैकवर्ड एक कांस्टेंट स्पीड स्लो होते होते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बराबर हो जाएंगे। और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां बैकवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड की स्पीड के, इसको बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और इस कंडीशन को आप बोलते हो क्या, इक्विलिब्रियम। तो क्या इक्विलिब्रियम का मतलब समझ आया, जल्दी बोलो। तो इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब जितना प्रोडक्ट, हाँ जी सॉरी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे बात समझ आ गई। एंड दिस स्टेज इज नोन एज, जल्दी बोलिए, इक्विलिब्रियम। अगर ये ग्राफ आप टाइम के हिसाब से बना रहे हैं और कंसंट्रेशन के हिसाब से बना रहे हैं, किसके हिसाब से, तो शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की लगभग जीरो ही होती है, लगभग जीरो ही होती है। तो शुरू में रिएक्टेंट धड़ाधड़ रिएक्शन कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा है, वो ज्यादा, जितना रिएक्टेंट ज्यादा होगा टकरे भी प्रोडक्ट भी रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा, और ये धीरे धीरे कम होते होते एक कंसंट्रेशन पे हो जाता है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक टाइम तक कम हो जाती है और प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया, फॉरवर्ड की रेट ऑफ रिएक्शन है और ये बैकवर्ड की रेट ऑफ रिएक्शन है, और जिस पॉइंट पर ये मिल गए उसको मैं बोलता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलता हूँ, यहाँ तक सारे डाउट क्लियर हैं, जल्दी बोलिए। फिर बच्चा कहता है क्या मैंने देखा है जिंदगी में इसको, तो बिल्कुल आपने देखा है, मैं दिखा देता हूँ। आपने कोई ऐसी चीज देखी है जो सॉलिड भी देखी हो, लिक्विड भी देखी हो और वेपर भी देखे हो, और वो क्या है, वाटर वेपर। तो लो जी मैं पहला इक्विलिब्रियम आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट इक्विलिब्रियम है सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम। लो जी आपने क्या करा, आपने बर्फ लाकर बाहर रखी, चाहे ठंड में रखी बाहर, पिघल जाएगी कि नहीं पिघलेगी, पिघल जाएगी। अब मैं दिखाता हूँ जी बर्फ को रखना। आपने क्या करा, बर्फ को बारीक पीस करके एक थर्मोकोट वाली बोतल में रख लिया, जो अपने मिल्टन वाली जो बोतल होती है उनमें रख लिया, पूरी ठूस ठूस के बर्फ को रख लिया। जब आप भर रहे हो तो उस टाइम उसमें पानी बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा बिल्कुल, क्योंकि हम बाहर के टेम्परेचर से अंदर डाल रहे हैं और शुरू में बोतल अंदर से ऑब्वियस है रूम टेम्परेचर भी होती है। फिर जाकर के क्या हुआ, जितना पानी आपका बनना था आपने बना दिया और अब आपने उसको सिर्फ फ्रिज में रख दिया। एक होता है फ्रीजर, एक होता है फ्रीज। अगर मैं फ्रिज में बर्फ रख दूं तो पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी, पिघलेगी। फ्रीजर में नहीं पिघलेगी। तो मैंने उस बोतल को बंद करके टाइट करके फ्रिज में रख दिया और मजेदार बात, अब वो नहीं पिघलेगी। पता है क्यों, क्यों नहीं पिघलेगी, क्योंकि शुरू में बर्फ ने जाकर के टेम्परेचर को 0 डिग्री करने की कोशिश करी, जिस वजह से आपकी बर्फ किस में कन्वर्ट हुई, पानी में। यस और नो, यस सर। तो आइस शुरू में कन्वर्ट हो रही थी वाटर के अंदर, क्योंकि हमारी बोतल का टेम्परेचर 0 नहीं था, लेकिन आपने उसमें बर्फ भर दी तो वो 0 हो गया। जैसे ही वो 0 हुआ, 0 बनते ही अब वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, आइस। हाँ, और इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम बनने के बाद जितनी आइस किस में जा रही है, हाँ, उतना ही वाटर आइस में जा रहा है। इसको मैं सेकंड एग्जांपल से भी समझा सकता हूं, और वो सेकंड एग्जांपल कौन सा है, लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस का। मैंने पानी को गर्म करना शुरू किया एक बंद कंटेनर में, ऊपर से क्लोज कंटेनर में। तो शुरू में आपका पता होगा, हाँ जी बोलिए, शाबाश, पानी है, थोड़ी जगह छोड़ दी, आपको समझ आया, नीचे लगा दिया बर्नर, अब ये गर्म हो रहा है। क्या होगा, वेपर्स बनेंगे, वेपर जाकर दीवार पे टकरा के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। देखा होगा कभी चाय रखी हुई है ऊपर पानी आ जाता है ना, लेकिन अब आपने ऊपर ढक्कन लगा के आप कंटिन्यू में से गर्म कर रहे हो, क्या होगा फिर बताओ, कुछ देर बाद बॉइलिंग पॉइंट आएगा और ये उबलना शुरू हो जाएगा, और जब ऊपर पानी ज्यादा हो जाएगा तो वो टपक के कहां जाएगा, वापस बोलिए, नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब मैंने गैस से पूछा, भाई क्या बात होगी, तुम वापस पानी कैसे बन रहे हो, तो जवाब आया, नाउ द वाटर एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम, वाटर एंड
जो वाटर और वेपर है वो किसके अंदर आ गए। अब जितना पानी क्या बन रहा है वेपर, उतना ऊपर से टकरा के वापस क्या बन रहा है लिक्विड यानी कि वाटर बन रहा है। तो वाटर बना वेपर और वेपर बना वाटर। क्या ये बात समझ में आ गई। ये थे जी हमारे दो एग्जांपल्स। ये सब लोग फिर एक एग्जांपल आपको सॉल्यूशन में भी समझा देते हैं, बस बहुत है, इतने ज्यादा जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन में एग्जांपल के लिए आप ऐसा करो, चीनी मिलाओ। पानी में चीनी घुलती है कि नहीं घुलती। वेरी गुड, घुलती है। मैं ले आया एक जग और मैं आपको शुगर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं और मैंने उसे घोलना शुरू कर दिया। शुगर घुलनी शुरू हुई, वो सॉल्यूशन फॉर्म में आई। पहले यहाँ शुगर क्या थी, सॉलिड। ये शुगर क्या है, बिल्कुल ये सॉलिड। मैंने घोलनी शुरू करी तो सॉलिड शुगर बन गई एक्वस। क्या बन गई, एक्वस। नाउ द शुगर इज इन एक्वस फॉर्म। यस और नो तुम बोल दो। यस सर। बन गई पक्का। अब क्या होगा, चीनी जितनी मर्जी घुल जाएगी। नो सर। अब आप उसे घोले जा रहे हो, घोले जा रहे हो, घोले जा रहे हो, घोले जा रहे हो। थोड़ी देर बाद चीनी कहेगी बस भैया और मत डालो, पर तुम क्या कह रहे हो ना और डालेंगे, ऐसा तो। अब जितनी चीनी सॉल्यूशन में जाएगी पता क्या होगा, उतनी चीनी वापस बाहर आनी शुरू हो जाएगी। किस फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। और एक मजेदार बात बताऊं, अब आप चीनी तो डाल रहे हो, साथ में शेक भी कर रहे हो, लेकिन जो चीनी अंदर जा रही है वो बाहर नहीं आ रही, दूसरे वालों को धक्का मार रही है। उसका सबूत क्या है, जब नीचे चेक करोगे तो क्या चीनी के दाने उतने मोटे होंगे जितने तुमने डाले। तो जवाब है चीनी बारीक दिखेगी, क्योंकि आपके जो चीनी है वो घुलती जा रही है और वो अंदर से जाके नयों को सॉलिड बनाती जा रही है। तो ये होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाती है, जिससे जितना आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है उतना वापस प्रोडक्ट, जिससे चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, चेंज इन कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट। ठीक है जी। आपको लगता है कि रिएक्शन रुक गई, तो इससे हमें क्या सबूत मिला कि अच्छा रिएक्शन रुक गई। तो फिर अब आप बताओ, तो आपको ऐसा लगता है रिएक्शन रुक गई, सर ने तो मना किया था। सर नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन तो क्या होती है, चलती रहती है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम क्या है, एक रुका हुआ प्रोसेस है या चलते रहने वाला प्रोसेस है, चलते रहेगा। तो तुम्हें क्यों नहीं पता लग रहा, तुम क्यों नहीं बता पा रहे, सर कुछ नहीं हो रहा, जितना पानी है उतना ही है, जितनी बर्फ है उतनी है, इसका मतलब रिएक्शन रुक गई। तो जितना भी आपका चेंज इन प्रोडक्ट है और जितना आपका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो बिल्कुल सेम हो गई। आपको बाहर से दिख रहा होता है सर नहीं, अब तो रिएक्शन पक्का रुक गया, आप झूठ बोल रहे हो। तो हमें लगता है इक्विलिब्रियम स्टैटिक हो गया, इक्विलिब्रियम। पर अब मैं क्या बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक। ये स्टैटिक नहीं है, हाँ जी, इट इज काइनेटिक और डायनामिक। ये स्टैटिक नहीं होता, ये डायनामिक होता है, यानी कि काइनेटिक। क्या होता है, और काइनेटिक का मीनिंग क्या होता है, लगातार चलने वाला। अब अदालत क्या मानती है, सबूत। पर तुमने स्टैटिक क्यों बोला, पहले मैं बताता हूं उसका रीजन। तू क्यों बोल रही है वंशिका कि नहीं सर आप तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तू बाहर से देख रही है कलर चेंज। क्या देख रही है, देयर विल बी नो चेंज इन कलर। इक्विलिब्रियम पर जितनी भी मेजरिंग प्रॉपर्टीज हैं वो सारी कांस्टेंट हो जाती है। मेजरिंग मतलब जिनसे हम मेजर कर सकते थे कि रिएक्शन चल रही है कि, जैसे कलर कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम का चेंज भी कांस्टेंट हो जाएगा, और प्रेशर का भी चेंज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और आपको लगेगा सब कुछ कांस्टेंट, इवन कंसंट्रेशन का चेंज भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपको लगेगा रिएक्शन रुक गई। फिर ऑब्वियस बात है, अदालत तो क्या मानती है, सबूत दिखाओ। तो मैंने क्या किया, आपके लिए रिएक्शन दिखा दी कि H2 प्लस में I2 और बराबर 2HI। सुनना आप सर की बात, I2 होती है जी आपकी पर्पल पिंक कलर की, और HI होता है कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस। आपने इस रिएक्शन को शुरू किया, शुरू में आपने देखा पर्पल कलर डार्क है और क्या बन रहा है, HI बन रहा है जो कलरलेस है, जिससे आपको दिख रहा था हाँ सर रिएक्शन चल रही है, तुम भी चिल्ला रहे हो हाँ सर हाँ सर। मैंने कहा क्या बात हो गई, सर बिल्कुल कलर बदल रहा है, हल्का हो रहा है कलर। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जितना हल्का होना था हो गया, फिर ये बनना शुरू हुआ, ये सब फिर गाढ़ा हो रहा है सर, गाढ़ा हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, बिल्कुल सर दिख रहा है कलर रिएक्शन चल रही है, क्योंकि तुम्हें जो दिख रहा है तुम बोल रहे हो। आफ्टर सम टाइम द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू, यानी जितना ये कलरलेस हो रहा है उतना ही ये सेम चेंज। और जब सेम चेंज होगा तो दोबारा से घूर घूर के देख रही बात की कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देयर इज नो चेंज, अब चेंज हो नहीं रहा। तो अब क्या, आप क्या बोलोगे सर, अब रिएक्शन क्या हो गई, पक्का हो गई। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कैसी है,
डेल्टा एच बराबर नेगेटिव। तो तुमने कंटेनर को हाथ लगा रखा था, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट निकलती है। हाँ सर कंटेनर गर्म हो रहा है सर, मैंने टेम्परेचर में थर्मामीटर सर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो देखो, है ना। फिर उसके बाद सुनते जाना, फिर घटेगा क्यों, क्योंकि शुरू में HI बना, HI फिर क्या करेगा, हाँ सर टेम्परेचर गिर रहा है, देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जितना बढ़ रहा है उतना ही, कोई चेंज नहीं हो रहा। अब तो पक्का रुक गई। तो तुम अड़े बैठे हो, रिएक्शन रुकी पड़ी है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टैटिक होता है, कांस्टेंट होता है। मैं कह रहा हूं नहीं बेटे चल रही है धीरे धीरे, तुम्हें पता नहीं चल रही है ना। नाउ यू हैव टू गिव द प्रूफ। ये प्रूफ मेरी तरफ से, बुक वाला इसके बाद बता दूंगा। मैंने क्या करा, मैंने लाके रिएक्शन से पूछा ये रुकी हुई है, तुमने कहा हाँ सर पक्का रुकी हुई है। रुकने का क्या मतलब होता है कि रिएक्टेंट खत्म हो गए, रिएक्टेंट खत्म हो गए, अब प्रोडक्ट का बनना नहीं बनेंगे प्रोडक्ट। तो क्लियर कर बात है, रिएक्टेंट अगर खत्म हो गए तो क्या अकेला आयोडीन डालने से रिएक्शन होएगी? जवाब है नहीं होगी, है ना। मैंने ला करके डाल दिया इसमें आयोडीन, वो भी रेडियो एक्टिव। कौन सा? रेडियो एक्टिव। और जैसे मैंने आयोडीन रेडियो एक्टिव डाला तो ये तो था नहीं क्योंकि खत्म हो चुका है और तुम्हारी रिएक्शन इधर जानी नहीं चाहिए। पर असली बात तो क्या थी, रिएक्शन धीरे धीरे दोनों साइड चल रही थी। तो आयोडीन डालने से कलर में थोड़ा चेंज आएगा, टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, और थोड़ी देर बाद आप जब चेक करोगे, HI को चेक करोगे तो आपको रेडियो एक्टिविटी के सिग्नल किसमें दिखेंगे, HI में भी दिखेंगे। तो आयोडीन उधर कैसे पहुंच गई भाई, तू तो क्या कह रहा था, रिएक्शन रुक गई है, लेकिन ये आयोडीन उधर जाने का मतलब क्या था कि सर रिएक्शन वाज एक्चुअली गोइंग ऑन। और इक्विलिब्रियम क्या होता है, काइनेटिक होता है। तुम्हारी किताब ने रिएक्शन दी है ये वाली, N2 प्लस में 3H2 और बराबर 2 अमोनिया। मैंने कलर के हिसाब से समझा दिया, तुम्हारी किताब कहते हैं ये लो, इसको समझ लो। शुरू में N2 और H2 रिएक्शन करके क्या बना रहे थे, अमोनिया बना रहे थे। थोड़ी देर बाद टेम्परेचर का चेंज कांस्टेंट, प्रेशर का चेंज कांस्टेंट, वॉल्यूम का चेंज, कंसंट्रेशन का चेंज कांस्टेंट हो गया। तुमने कह दिया रिएक्शन रुक चुकी है। फिर मैंने लाकर ड्यूटीरियम डाल दी। क्या डाल दी? अगर रिएक्शन रुक चुकी है तो क्या अकेला ड्यूटीरियम रिएक्शन कर लेगा? नो सर नहीं करेगा। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद जब आपने जाके प्रोडक्ट एनालाइज किया तो आपको अमोनिया मिली, तो बच्चा कहता है अमोनिया तो पड़ी थी, मिली क्या, है ना। दूसरा बताओ, आपको ND3 भी मिला, आपको ND2H भी मिला और आपको NDH2 भी मिला। कितने प्रोडक्ट मिले? चार। क्योंकि 1 by 1 या तो मैंने तीनों हटा दिया हाइड्रोजन, या मैंने एक हटा दिया, या मैंने, तो ये चार प्रोडक्ट का बनना क्या बताता है कि ड्यूटेरियम इक्विलिब्रियम के बीच में घुस गई, क्योंकि इक्विलिब्रियम चल रहा था, इक्विलिब्रियम चल रहा था। तो इससे क्या पता लगता है, इक्विलिब्रियम इज काइनेटिक नॉट स्टैटिक। हो गया जी, प्रूफ मिल गया आपको। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या ड्यूटेरियम की और हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है? कौन है ड्यूटेरियम और हैवी वाटर? हाँ जी, ड्यूटेरियम और आइसोटोप है। और बता देता हूँ जिनको नहीं पता, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल सेम नहीं होती, इसीलिए उसने इस रिएक्शन में पार्ट दे दिया। कहीं घर जाके पूछ लो। अब मैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, आपको बताना कौन सा नहीं पता। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि काइनेटिक होता है, स्टैटिक नहीं होता। दूसरा पॉइंट है इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बिल्कुल सेम हो जाती है। स्पीड की वजह क्या लिख के आओगे? रेट। द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स सेम। तीसरा पॉइंट है जो मेजरिंग प्रॉपर्टीज है, कौन सी? कलर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर और कंसंट्रेशन, ये इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो जाते हैं, जिससे हमें क्या लगता है, इक्विलिब्रियम स्टैटिक है। तीसरी प्रॉपर्टी है केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? रिवर्सिबल। ठीक है जी। और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा? अब मजेदार बात है, मैंने कैटालिस्ट को बोला तू क्या करता है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, सुन लो। तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट आगे भी बढ़ाना है, आज ही बढ़ा देता हूं। कैटालिस्ट कहता कि मैं फॉरवर्ड को भी फास्ट कर दूंगा और बैकवर्ड को भी फास्ट कर दूंगा। मेरा काम है आग लगाना, और आग लगाने के बाद रिएक्शन देखा होगा कैसे जल्दी होती है ना, मार घुसट। अरे हाँ, ये बोल रहा था तेरे लिए ना,
दोनों को भड़काने के बाद रिएक्शन क्या होगी? जो इक्विलिब्रियम तेरा 10 घंटे में आने वाला था, तो स्कूल में 10 घंटे रुकना है? नहीं रुकना है ना। सर क्या बात कर रहे हो, 10 घंटे क्यों रुकना है? वो तेरा इक्विलिब्रियम आधे घंटे में आ जाएगा। तो ये कैसे, किसने, किसकी वजह से हुआ? कैटालिस्ट क्या करेगा? फॉरवर्ड को भी फास्ट कर देगा, बैकवर्ड को भी फास्ट कर देगा। इक्विलिब्रियम विल अटेन अर्लियर, बस और कोई काम नहीं है कैटालिस्ट का। इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबल हो जाएगा या अटेन हो जाएगा। ठीक है जी। और लास्ट है बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन कंट्रीब्यूट्स इन एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम। बिल्कुल। क्या इक्विलिब्रियम अकेला फॉरवर्ड से आ जाएगा? क्या इक्विलिब्रियम अकेला बैकवर्ड से आ जाएगा? तो इक्विलिब्रियम के लिए फॉरवर्ड भी चाहिए और बैकवर्ड भी चाहिए। तो ये मैंने आपको प्रूव कर दिया, HI वाला एग्जांपल बता दिया और यहाँ तक आपको सारी बात समझा दी। ठीक है। ये स्टार्टिंग का पढ़ने वाला टॉपिक था, इसमें क्वेश्चंस नहीं बनते, बता देता हूँ। सिर्फ ये मेजरिंग प्रॉपर्टी वाला जरूर कोई पूछ ले तो पूछ ले, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, सिंपल सी बात बताता हूँ। मास एक्शन के लिए पहले मेरे बच्चों को पढ़ना पड़ेगा एक्टिव मास। क्या पढ़ना पड़ेगा? एक्टिव मास। लॉ ऑफ मास एक्शन इतनी सी बात बोलता है, जितना रिएक्टेंट ज्यादा होंगे रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होगी। रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। कल को कुकर में ज्यादा भर के बना लिया तो रिएक्शन धाकड़ होगी, सबको पता लगेगा अच्छा खिचड़ी बना रहे थे, है ना। क्यों? कुकर भर के बनाते हैं कि थोड़ा खाली छोड़ के बनाते हैं? खाली छोड़ के। कुकर ज्यादा भरोगे तो रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, कुकर फट जाएगा। तो इन्होंने ये बोला लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ नहीं है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और एक्टिव मास होती है कंसंट्रेशन। क्या होती है? मैं इस रिएक्शन को कंसीडर कर रहा हूं, या कौन कौन है रिएक्टेंट? ए और बी। किसी भी रिएक्शन की रेट ए और बी यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। इस चैप्टर में सिर्फ एक बात बोलनी है कि कंसंट्रेशन बराबर एक्टिव मास। कंसंट्रेशन बराबर क्या मेरे बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर में मोलैरिटी पढ़ी थी? हाँ, ये वही है, बस इतनी सी बात है। तो कंसंट्रेशन बराबर एक्टिव मास। इस चैप्टर में हम कंसंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट से दिखाएंगे, बस इतना याद है, और उसको मोलैरिटी बोलते हैं। कल को तुम कह रहे सर मुझे बता दो, मुझे नहीं समझ आ रहा, कि मेरे पास 3.4 ग्राम अमोनिया पड़ी है, 3.4 ग्राम, उसको मैंने 500 ml सॉल्यूशन में घोल लिया। कितने में घोल लिया? 500। तो अमोनिया का एक्टिव मास बताओ। तो एक्टिव मास क्या होता है? कुछ नहीं होता तो एक्चुअल में क्या है? कंसंट्रेशन। अब बच्चों वाली बात है, जिनको मोलैरिटी नहीं पता वो आ जाओ। मोलैरिटी थी अमाउंट इन ग्राम अपॉन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये चीज थी। ये मोलैरिटी तो थी। आज इस चैप्टर में सिर्फ क्या बोल रहे हो? एक्टिव मास। तो एक्टिव मास क्या होगा? जल्दी बोलिए। कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन किसमें लेते हैं? और इसको दिखाएंगे किसमें? बड़े में। यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों को? अब आ जाओ मेरे बोर्ड पर। W बराबर W अपॉन mm इंटू बी सॉल्यूशन। क्या अमाउंट इन ग्राम दी हुई है अमोनिया की? 3.4। mm मतलब मोलर मास। योग्य अमोनिया का मोलर मास कितना होगा? NH3 का, N का 14, H का 1, 14 एंड 3 17। और क्या तुझे ml में दिया है कि लीटर में दिया है? 500 ml बराबर हाफ लीटर। अपॉन में हाफ कर देता हूँ, 1000 करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ml को लीटर में बदल दिया। काट दो इसको, जल्दी बोलो। कितना आ गया? पॉइंट को काट के नीचे कितना आ गया? और 17 को काट के कितना आ गया? 4/10 का मतलब 0.4 m। आज भी आगे m ही लगेगा, बट दिस इज molarity and this is active mass. Now let's start with law of mass action. तो किसी ने बोल दिया सर लॉ ऑफ मास एक्शन दोबारा से बता दो, तो उसके लिए कोई भी एक रिएक्शन ले लो। मेरे को किसी ने कहा Na प्लस Mb gives out C प्लस D। बस इतनी सी बात है, ये मैंने रिएक्शन दे दी। अगर ये रिवर्सिबल नहीं है, सिंपल एक बात मैंने मान ली, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए और बी रिएक्टेंट थे, एन और एम उनके मोल्स थे। क्या थे? जैसे अमोनिया के आगे रिएक्शन में बैलेंस करने से 2 लगा दें, मोल्स आ जाएंगे पावर बन के। कहां जाएंगे? पावर बन के। यहां तक समझ आ गया? अब किसी ने मुझे कह दिया कि ठीक है सर, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताते हैं, उसमें तुम्हें और दोबारा ये पढ़ने में आ जाएगा। अगला टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही पकड़ लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे तो ये 2 होते हैं, एक होता है केपी और एक क्या होता है? केसी। अगर आपके फॉर्मूले में कंसंट्रेशन चल रही है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा केसी। क्या होगा? और आप अगर प्रेशर की बात कर रहे हो, गैस की बात कर रहे हो, तो क्या चलेगा? केपी। पर ये होता क्या है तो मैं दिखाता हूँ क्या होता है। आपने एक रिएक्शन ले ली, ए गैस प्लस बी गैस। आ जाओ जी, ए गैस प्लस बी गैस, रिवर्सिबल प्रोसेस, सी गैस प्लस डी गैस। ठीक है, ओके। ये कौन सी रिएक्शन है? फॉरवर्ड। ये कौन सी है? बैकवर्ड है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब मैंने लिख दिया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ किसके प्रोपोर्शनल होगा? ए की कंसंट्रेशन, जल्दी बोलिए, और उसके बाद बी की कंसंट्रेशन। थैंक यू जी, बी की कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे मोल्स हैं ए की पावर ए और बी की पावर बी, और ये सी और ये डी, छोटा ए छोटा बी छोटा सी मोल्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोलो, ए की पावर ए और बी की पावर बी। अब मैं फॉरवर्ड का हाँ जी ये हटा देता हूं, मैंने लगा दिया नया कांस्टेंट के एफ। प्रोपोर्शनल हटा के क्या लगा दिया? ए की पावर ए और बी की पावर बोलो बी। कोई दिक्कत आ रही है इस बच्चे को? लेकिन एक रिएक्शन और भी तो हो रही है बैकवर्ड। तो बैकवर्ड के लिए बोलो क्या होगा? बैकवर्ड के लिए कौन रिएक्टेंट है? थैंक यू, सी की पावर सी और डी की पावर डी। क्योंकि आप ही ने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर फॉरवर्ड के लिए ए और बी रिएक्टेंट है तो बैकवर्ड के लिए सी और डी रिएक्टेंट है। अब मैं क्या कर देता हूं, आर बी बराबर बोलो के बी और उसके बाद सी की पावर सी और डी की पावर डी। क्या होता है इक्विलिब्रियम पर? क्या होता है? मैंने इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, इक्विलिब्रियम पर क्या चीज हो जाती है? कंसंट्रेशन। हाँ, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन सेम नहीं बताई मैंने। क्या बताया? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड। यही होता है क्या? तो इनको बराबर कर दो, के एफ बराबर ए की पावर ए और बी की पावर बी, और उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा? के बी बराबर सी की पावर सी और डी की पावर डी। ऐसा करते हैं, के एफ और के बी को एक साइड कर देते हैं, कंसंट्रेशन की टर्म्स को एक साइड कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं थी वैसे डेरिवेशन की, पर आपको समझ नहीं आता या आप सवाल पूछते इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं। अब मैंने के एफ को और के बी को एक साइड कर दिया, यस और नो? ऊपर रहेगा सी की पावर सी और डी की पावर डी, और नीचे ए की पावर ए और बी की पावर बी। इन दोनों की जगह एक नया कांस्टेंट, एक जिसको बोलते हैं केसी। क्या बोलते हैं? केसी। एंड केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तू भी कांस्टेंट, मैं भी कांस्टेंट, हमारी जगह एक नया कांस्टेंट। और आज के बाद केसी क्या बोलना है वो सुनो। केसी बोलना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ आ गई? क्योंकि अगर मैं सी और सी को देखूं तो क्या वो प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ही है। मेरे को तो ऐसे ही चलना, मैं ऐसे क्यों रोकूं? और ये दोनों कौन है? तो आज के बाद केसी बराबर हमेशा होगा रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। या आज के बाद केसी क्या बोलोगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी ने मुझे कहा फिर केपी क्या है? तो केपी में पी क्या होता था? प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहाँ पे पावर सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। या पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ब्रैकेट नहीं लगेगा सॉरी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। क्या दोनों अच्छी तरह से समझ आ गए? यस सर। तो जब तेरे फॉर्मूले में कंसंट्रेशन की बात चल रही हो तो तू केसी को कैलकुलेट करेगा, और अगर फॉर्मूले में प्रेशर की बात चल रही हो तो केपी को करेगा। पर ये होते क्या है वो याद हो गए? मैंने डिराइव करके दिखाया। yes. तुम्हें डिराइव नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए बट इज केसी। तो आफ्टर हाँ जी टुडेज क्लास व्हाट विल बी केसी? इट इज
concentration of product upon Concentration of yeah, it is the ratio of concentration of product and reactant. What is Kp? It is the ratio of partial ratio of हाँ अब ये याद नहीं रहता अगले साल तक समस्या अगले साल भी है ये ठीक है जी हो जाएगा समस्या आपने बाहर निकल जाओगे अब किसी ने मुझे कहा लिख के दिखाओ मैंने कहा दो सर इसमें क्या बड़ी बात है और उसने मुझे एक इक्वेशन दे दी इसके लिए Kc और Kp लिखो सिर्फ दो रिएक्शनों के लिए लिखूंगा बात समझ में आ जाएगी हजारों के लिए लिख दो वरना क्या फर्क पड़ता है मेरे को किसी ने कहा इसका कैसे लिखो क्या करूंगा मैं फटाक से लिखूंगा ऊपर NH3 की कंसंट्रेशन नीचे N2 की और साथ में H2 ठीक लिखा है गलत लिखा है वंशिका कुछ गड़बड़ दिख रही है हाँ H2 के आगे क्या था कहां जाएगा वो 3 क्या ये जो आगे लगा हुआ था वो आगे लग रहा था जल्दी बोल ऊपर लग रहा था तो जो आगे नंबर लिखे हुए इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 इसके आगे 3 है तो पावर क्या हो जाएगी और इसके आगे क्या है देना आ गया इसके लिए Kp दे के बताओगे Kp हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 जल्दी बोलिए कहां लगाऊं क्या लगाऊं या पूरा है सब कुछ ठीक है जी इधर भी आ सकता है इधर आने से भी वो पीछे से आ ही नहीं सकते क्या तेरे अलावा सबको दिख रहा है सर नहीं दिख रहा पीछे धूप ज्यादा इधर आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा इधर आने से जल्दी हो गया तो आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगी पावर 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगी पावर 3 इतना सा फर्क है तो जब आपको अगर Kc देना है तो देन इट विल बी लाइक दिस और जब आपको Kp देना है देन इट विल बी लाइक दिस इज इट क्लियर और नॉट फिर मैंने एक रिएक्शन और दे दी तुम्हारे को एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स आउट CaO ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये भी अब इसके लिए मुझे किसी ने कहा Kc भी दे दो और मुझे क्या कहा Kp भी दे दो वंशिका बोल फटाफट ऊपर क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन है प्रोडक्ट CaO और CO2 और मैंने क्या लिख दिया इसके लिए ये लो और इसके लिए क्या लिख दिया ये लो बस हो गई हैरानी हो गई या नई बात पता लग गई है गड़बड़ हो गई है सर अब आपने क्यों नहीं लिखा उन बातियों को या तो आपने सबको लिखा था क्योंकि ये भी गैस था ये भी गैस था और ये भी सॉलिड वाले इक्विलिब्रियम में और लिक्विड वाले इक्विलिब्रियम में क्या होता है वो सुन लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज 1 सिमिलर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड्स एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज 1 ये नोट दिया हुआ है तो तुम इसी के लिए भागे थे सर ऊपर होगा CaO नीचे CaCO3 साथ में लेकिन ऊपर भी 1 नीचे भी 1 तो मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या होगा ओवरऑल तो वहां पैरों में देख लेना क्या लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ मिलेगा उसमें डरने की जरूरत नहीं है क्या देना आ गया Kc के पीस क्या होगा आज के बाद Kc क्या होगा बेटे बहुत जल्दी से Kc क्या होगा लिखा पड़ा है भाई इतना पूरा तो कह नहीं आया ये क्या लिखा पड़ा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और Kp क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कोई भी इक्वेशन में आगे दे दोगे इसको पक्का अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और 2-3 बार दूंगा तो दिस इज इक्विलिब्रियम ये सारी बातें आपको पता लग गई अब आता है लास्ट आज का फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन से फैक्टर हैं जो Kc को और Kp को अफेक्ट करेंगे उनके लिए अब आपको पता करना पड़ेगा फर्स्ट नंबर पे आता है जी टेम्परेचर क्या आता है टेम्परेचर के बेस पे रिएक्शन होती है 2 टाइप की कितने टाइप की या तो एक्सो और या तो जिन रिएक्शन में डेल्टा H होता है पॉजिटिव क्या होता है पॉजिटिव वो होती है एंडोथर्मिक क्या होती है एंडोथर्मिक चलो अब आराम से मेरी बात को आवाज को बंद करके सुनना एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने कोई भी लिख ली चलो यहाँ लिख ली मैंने कह दिया A प्लस में B और गिव्स आउट C प्लस में D अब जो रिएक्शन ऐसे एंडोथर्मिक है वो ऐसे क्या हो जाएगी एक्सो हो जाएगी ये सुनो एंडोथर्मिक में तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया रिएक्शन खुश के नाराज खुश एंडोथर्मिक मतलब सर्दी के दिन मतलब आते ही ठंडा पानी पूछोगे ले भाई ठंडा पानी भी ऐश कर दीजिए है क्या पूछोगे तो ठंड का मतलब टेम्परेचर दे दो एंडोथर्मिक डिमांड्स फॉर टेम्परेचर अगर ये एंडोथर्मिक है और टेम्परेचर दे रहे हो तो कहां भागेगी फॉरवर्ड के बैकवर्ड
फॉरवर्ड भागेगी और प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे। और प्रोडक्ट ज्यादा हो गए तो बताइए जी केसी की वैल्यू, जल्दी बोलिए शाबाश। ज्यादा बढ़ेगी। हाँ बढ़ जाएगी। और केपी की भी बताइए, अगर प्रोडक्ट बढ़ गए तो केपी की वैल्यू बढ़ेगी, बच्चों वाली बात। तो जिन रिएक्शंस में टेम्परेचर ज्यादा होता है और अगर वो एंडोथर्मिक होती हैं और वहां लिखा हुआ होगा डेल्टा एच पॉजिटिव, देखना पड़ेगा। डेल्टा एच पॉजिटिव का मीनिंग खुद लगा लोगे क्या, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब टेम्परेचर बढ़ाते ही केसी भी ज्यादा और केपी भी ज्यादा। पर अगर मैंने इस रिएक्शन में टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या होगा, तो रिएक्शन नाराज हो जाएगी और उधर भागेगी जहां एक्सोथर्मिक है। जो ऐसे एंडो है वो ऐसे, तो टेम्परेचर बढ़ाते ही उल्टी साइड भागोगे, है ना। टेम्परेचर बढ़ाते ही कहां भागते हो, पहाड़ों पे। चलो चलो पहाड़ों पे चलो, चलो पहाड़ों पे चलो, है ना। क्यों, हमारे राजस्थान में तो 52 डिग्री हो रहा है ना। तो टेम्परेचर भागते मैं उधर भागा जहां टेम्परेचर कम था, और केसी और केपी क्या हो जाएंगे, क्यों हो गए कम, बताओ मेरे को। यहाँ ज्यादा हो रहे थे, यहाँ क्या हो गए, क्योंकि आपने रिएक्टेंट बनाने शुरू कर दिए। और रिएक्टेंट कहाँ बैठा है, नीचे। नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है ना। एक आदमी की 100 बीघा जमीन और उसके नीचे 2 बेटे, और एक आदमी की 100 बीघा जमीन और उसके 10 बेटे, किसको ज्यादा जमीन बांध दिया है, तो नीचे ज्यादा होने से वैल्यू बढ़ती है। पर अगर कल को मैंने कह दिया, ये तो था मेरा ए, अगर मैंने कल को तुम्हें दे दिया डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव, तो फिर बताइए तो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक ऐसे जाने पर एक्सोथर्मिक है और गलती से तुम जाके टेम्परेचर बढ़ाया है, ये सब एक तो है ना, पापा लड़ाई करके आए थे बाहर, गुस्सा करके आए थे, कहीं झगड़ा करके मूड खराब करके आए, तू आके कह रहा है ये लो पापा जी मेरे 0 नंबर आए, है ना। अब क्या होने वाला है, हाँ धमाका होने वाला फुल, है ना। वरना तो शायद कह भी देते बेटे कोई बात नहीं अगली बार ध्यान से पढ़ाई करना। आज पापा का मूड भी खराब था और ऊपर से तू धमाका कर आया। गर्मी से आए हुए आदमी से क्या बोलोगे, ले गर्म चाय पूछ, ऐसा हो क्या ठंडा पानी पी। जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक में और उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, बढ़िया बात हुई कि बेकार हुई, बेकार। और रिएक्शन कहाँ भागेगी, बैकवर्ड। कहाँ भागेगी, बैकवर्ड। बढ़ते ही रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएंगे और रिएक्टेंट के ज्यादा होते ही क्या होगा, बोलो शाबाश, वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। केसी केपी कम हो, क्योंकि मैंने दिखा दिया नीचे रिएक्टेंट होते ही केसी केपी कम हो जाते हैं। पर अगर तुमने एंडोथर्मिक वाली में टेम्परेचर कम कर दिया होता तो रिएक्शन भागती फॉरवर्ड, कहाँ भागती, और प्रोडक्ट क्या हो जाते, ज्यादा, और केसी और केपी भी ज्यादा हो जाते हैं। क्या पहला फैक्टर समझ आ गया मेरे को? दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे।